नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज चौहान के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। जी हां, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, गोवा में 10 कांग्रेसी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को नोटिस भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है, हेल्थ वर्कर को सैलरी न देना अब कानूनी अपराध होगा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, कहा चीनी सेना के दुस्साहस पर मोदी जी ने क्यों मौन साध लिया है। दोस्तों, क्या कुछ खबर है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि क्या हमारे देश के सेना की शहादत के बदले में मोदी सरकार चीन को मुंहतोड़ जवाब दे पाएगी या नहीं, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यह एफआईआर एक एडिट वीडियो को साझा करने के लिए दर्ज कराई गई है और उनका कहना है कि इनसे उनकी छवि को धूमिल करने के इरादे से साझा किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बुधवार को भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर कराने क्राइम ब्रांच थाने पहुंची। दिग्विजय सिंह ने कहा, जैसे मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, वैसे ही शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो आगे अदालत का विकल्प खुला है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा की एफआईआर पर मुझ पर और मेरे साथ 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिस प्रकार उनकी एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हुई है, दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब तक वीडियो में एडिटिंग किसने की ये ना पता चल जाए, तब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह 1 साल पुराने वीडियो उस समय का हवाला दे रहे हैं जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी का एक फेक वीडियो शेयर किया था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अरे ये का राहुल जी, भाषण में ही सही समय पर किसान कर्ज माफी न करने पर आखिरकार आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल ही दिए। क्या बात है, आप ऐसे महान व्यक्ति है जो बड़े काम चुटकी में कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जो वीडियो शेयर किया है वह राहुल गांधी के एक लंबे वीडियो का छोटा सा हिस्सा है। इसमें एडिट करके इस तरह से पेश किया गया ताकि सुनने में ऐसा लगे कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री का नाम भूल गए हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हुकुम सिंह कराड़ा जी। असल में राहुल गांधी ने कमलनाथ का नाम लिया था, लेकिन उसमें छेड़छाड़ कर ऐसा एडिट किया गया कि वो भूपेश बघेल को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलते सुनाई दे रहे थे। शिवराज सिंह चौहान के वीडियो शेयर करते उस चंद मिनटों में 1000 बार रिट्वीट किया गया। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई बड़े लोगों ने इसे शेयर कर कई बड़े बातें लिखी थी। इस बात का मजाक बनाया गया था कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं पता है। उसी वीडियो और शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट को लेकर दिग्विजय सिंह थाने में एक एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे। इस पर बीजेपी का कहना है कि 1 साल बाद इस मामले की याद आई। दिग्विजय के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस पर पड़ताल पुलिस करेगी। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, गोवा में 10 कांग्रेसी विधायक के बीजेपी में शामिल होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को नोटिस भेज दिया है। जी हां, आपको बता दें, गोवा में 10 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर नोटिस जारी किया है। बीजेपी में शामिल होने वाले 10 विधायकों की अयोग्यता का फैसला करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने के लिए गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ये विधायक जुलाई 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे और उनके खिलाफ अयोग्यता की याचिका अगस्त 2019 से लंबित थी। सर्वोच्च अदालत ने एक अलग मामले में यह भी कहा था कि अध्यक्ष को ऐसी अयोग्यता याचिका पर 3 महीने की अधिकतम अवधि के लिए फैसला करना चाहिए। बता दें कि गोवा कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी याचिका में बीजेपी में शामिल होने वाले 10 कांग्रेसी विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय को शीघ्र करने की मांग की है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, रणदीप सिंह सुरजेवाला का निशाना, कहा चीनी सेना के दुस्साहस पर मोदी सरकार ने मौन साध लिया है। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि 20 जवानों के शहादत से पूरे देश में भारी रोष है। पूरे देश को हमारे वीर सपूतों के शौर्य पर गर्व है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे भारत माँ की अस्मिता की रक्षा की है। चीनी सेना के इस दुस्साहस पर पीएम
और मोदी सरकार ने मौन साध लिया है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी व पूरा प्रतिपक्ष बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगाते हैं कि कुछ बताए कि आखिर बॉर्डर पर परिस्थितियां क्या है, चीन की सेना ने हमारी सरहदों में कहां तक कब्जा किया है और हमारी कितनी जमीन हड़प ली है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत पर दुख जताते हुए मंगलवार को कहा कि देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हम सब साथ खड़े हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि लद्दाख की गलवान घाटी में हमारी सेना के अधिकारी और जवानों की शहादत पर बहुत दुख और गहरी पीड़ा हुई है। उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन है। उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। और सोनिया ने कहा कि देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा ने हम सब एक साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने चीनी सीमा पर भारतीय सैनिकों की शहादत को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सुबह सुबह एक ट्वीट करके पीएम मोदी से तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि पीएम मोदी चुप क्यों हैं, छिपे क्यों हैं? बहुत हुआ, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर सीमा पर क्या हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार के हर कदम में विपक्ष उनके साथ है। हम कोई सलाह नहीं देना चाहते, बस चीन को सख्त से सख्त जवाब दिया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हेल्थ वर्कर को सैलरी न देना अब कानूनी अपराध होगा। जी हाँ, आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए देश भर के हेल्थ वर्कर अपने परिवार को छोड़कर दिन रात मरीजों की देखभाल में लगे हुए हैं। इन सब के बीच कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही है जहां पर हेल्थ वर्कर्स को वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक देश में अब हेल्थ वर्कर को सैलरी न देना एक कानूनी अपराध माना जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों में ये आदेश कल से जारी होंगे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बताया गया कि कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सों को कई महीने से सैलरी नहीं दी गई है, फिर भी वो कोरोना के काम में लगे हुए हैं। साथ ही इन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं नहीं दी जा रही है, जिसमें उनकी परेशानी बढ़ गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि देश भर में डॉक्टरों और नर्स को जल्द बकाया सैलरी दी जाए। साथ ही अस्पताल के पास ही उनके लिए क्वारंटीन की सुविधा दी जाए। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई चीजें राज्यों के अधीन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि इस बाबत सभी राज्यों को आदेश जारी किया जाए। बढ़ते दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा करने वाले आईपीएस का योगी आदित्यनाथ सरकार ने ट्रांसफर कर दिया है। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। खास बात यह है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हुए फर्जीवाड़े पर कार्रवाई करने वाले प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को हटाकर वेटिंग में डाल दिया गया है। उनकी जगह अभिषेक दीक्षित को प्रयागराज का नया एसएसपी बनाया गया है। सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा अपनी टीम के साथ मिलकर किया था। इस मामले में कई गिरफ्तारी भी हुई है। अब इस मामले की जांच एसटीएफ कर रही है और फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी चंद्रमा यादव की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। प्रयागराज के एसएसपी पद से हटाने के बाद सत्यार्थ अनिरुद्ध को अभी नई तैनाती नहीं दी गई है, उन्हें प्रतीक्षारत रखा गया। वहीं एसएसपी पीलीभीत अभिषेक दीक्षित को अब प्रयागराज की कमान दी गई है। 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती में डॉक्टर कृष्णलाल पटेल के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने का आरोप तो लगा रहे थे, लेकिन कोई तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कराने को तैयार न था। जिन अभ्यर्थियों से इस गैंग के सदस्य ने लाखों रुपए वसूला था, वह भी डर के मारे सामने नहीं आ रहे थे। 4 जून को जब प्रतापगढ़ के एक अभ्यर्थी राहुल सिंह ने एसएसपी से संपर्क किया तो तत्काल कार्रवाई शुरू हो गई। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध ने पंकज राहुल की तहरीर पर सोराव थाने में मुकदमा दर्ज कराया। एसएसपी ने शिक्षा जगत की बुनियाद में सेध लगाकर ईमानदार परिश्रमी अभ्यर्थियों का हक मारने वाले माफियाओं का तंत्र ध्वस्त करने के लिए एसएसपी अशोक वेंकटेश और अनिल यादव को लगाया। कुछ ही घंटे में परिणाम आने शुरू हो गए थे। शुरुआत में ही पुलिस ने एक कार से जा रहे 6 संदिग्धों को 7.5 लाख रुपए के साथ हिरासत में लिया। पुलिस अफसरों ने सीबीआई की तरह गैंग में शामिल डॉक्टर कृष्णलाल पटेल, स्कूल संचालक ललित त्रिपाठी और लेखपाल संतोष बिंदु को हिरासत में लेकर पूछताछ की और 22 लाख से अधिक कैश बरामद कर लिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, राहुल गांधी का वार, कोविड-19 मृत्यु दर ने खोली गुजरात मॉडल की पोल। जी आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के प्रबंधन को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोविड-19 मृत्यु दर
के मामले में बीजेपी शासित गुजरात और कांग्रेस एवं सहयोगी दलों द्वारा शासित राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, पांडिचेरी, झारखंड और छत्तीसगढ़ की तुलना की है। गुजरात में कोरोना दर से मृत्यु 6.25 है। वहीं राहुल गांधी ने अपने कहा कि इससे गुजरात मॉडल का सच उजागर हो गया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोविड-19 मृत्यु दर गुजरात 6.25%, महाराष्ट्र 3.73%, राजस्थान 2.32%, पंजाब 2.17% है। गुजरात कोरोना वायरस से चौथा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली के बाद गुजरात आता है। हालांकि कोविड-19 मरीजों की मृत्यु दर के हिसाब से गुजरात शीर्ष पर है। गुजरात में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत 2.86 के दोगुने से भी अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में कोरोना के 21,104 मामले हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1500 के पार चली गई है। पिछले कुछ महीनों से गुजरात में औसतन 400 नए केस आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कही 8 बड़ी बातें। जी हां, आपको बता दें, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 10वें दिन हुई बढ़ोतरी पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर वापस करने की मांग की है। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे देश के लिए यह फैसला असंवेदनशील है। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार लोगों को फायदा पहुंचाने का कोई काम नहीं कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं मार्च से शुरू से ही इस कठिन समय के बीच सरकार से पूरी तरह से एक असंवेदनशील निर्णय लेते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ाने का फैसला किया, वो भी 10 बार। उन्होंने कहा कि सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए कमाने के लिए पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की किसी ने गलत सलाह दी है। गौरतलब है कि तेल कंपनियों द्वारा मंगलवार को पेट्रोल का दाम 47 पैसे और डीजल का दाम 93 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री देश के लोगों के आत्मनिर्भर होने की उम्मीद करते हैं तो ऐसे समय में लोगों पर वित्तीय बोझ डालना उचित नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मौजूदा कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के दौरान भारत को स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे इस बात की पीड़ा है कि ऐसे मुश्किल समय में सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का असंवेदनशील निर्णय लिया है। ऐसे समय सरकार के इस फैसले का कोई औचित्य समझ नहीं आ रहा है। जब देश के करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई है, उनके सामने जीविका का संकट खड़ा है। छोटे, मध्यम एवं बड़े कारोबार बंद हो रहे हैं और किसानों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में करीब 9% की कमी आई है, लेकिन सरकार मुश्किल के समय लोगों को इसका लाभ देने के लिए कुछ नहीं कर रही है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि बढ़ोतरी को वापस लिया जाए और कच्चे तेल की कम कीमत का लाभ सीधे देश के नागरिकों को दिया जाए। अगर आप लोगों के आत्मनिर्भर होने की उम्मीद करते हैं तो आगे बढ़ने के उनके रास्ते में वित्तीय अवरोध मत खड़ा करिए। मैं फिर से कह रही हूँ कि जो लोग मुश्किल का सामना कर रहे हैं उनके हाथ में सीधे पैसा दिया जाए।